गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों और इस वीडियो को देख रहे हैं सभी आप लोगों को 2023 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एक वीडियो का मैं सीरीज चालू किया हूं, जो कि आप लोगों को मैट्रिक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसा कि आप 2 वीडियो देख चुके हैं और उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उस दोनों वीडियो को भी देख लेंगे। पहला वीडियो मेरा जो जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे 10वां क्लास के जो जीव विज्ञान है वो जैव प्रक्रम पर आधारित है। जैव प्रक्रम ही टोटल बायोलॉजी का जितना पार्ट है वो सब जैव प्रक्रम ही है। तो जैव प्रक्रम का प्रथम चरण हमने आपको पोषण का वीडियो दिया था, दूसरा में हमने श्वसन का वीडियो दिया है और आज मैं उसी जैव प्रक्रम का तीसरा चरण जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि जैव प्रक्रम का तीसरा जो हमारा चरण है वो परिवहन है। परिवहन का मुख्य अर्थ होता ही है एक जगह से दूसरी जगह जाना। सबसे पहले मैं परिवहन को आपको मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसको वेरीफाई कर रहा हूँ कि परिवहन क्या है। परिवहन का मुख्य अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हमारे शरीर में जीव विज्ञान तो जीवों का विज्ञान है, जीव शरीर का विज्ञान है। जीव शरीर के बारे में जितनी बातें हम लोग पढ़ते हैं वो सब हमारा जीव विज्ञान होता है। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि परिवहन का मुख्य रूप यही होता है कि जिस पदार्थ को हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, या वो खाना के रूप में हो, पानी के रूप में हो, दवा के रूप में हो, पोषक तत्व के रूप में हो, जिस रूप में हो, उन सारे चीज़ों को हम लोगों के शरीर के अंदर लेने के बाद उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचा देने का जो क्रिया होता है उसे ही हम परिवहन कहते हैं। गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, परिवहन पाठ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो परीक्षा होता है, बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होता है, उस एग्जामिनेशन में कौन कौन सा परीक्षा प्रश्न आपको पूछा गया है, एक एक करके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा, जो कि 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे सामने है, उस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि चालनी नलिका किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको चालनी नलिकाएं जो होती है, संवहन उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो फ्लोएम में चालनी नलिका होता है, याद रखेंगे कि चालनी नलिका फ्लोएम में होता है। आपको दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आरबीसी, रक्त में ठोस पदार्थ जो होता है उसमें 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु होते हैं, जिसमें आरबीसी का आपका कितना आयु होता है। तो आपको बता दें कि आरबीसी का आयु 120 दिन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है। निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है। तो संवहन उत्तक मैं बताया 2 होता है, जाइलम और फ्लोएम। ऑप्शन में दिया हुआ है एक जगह जाइलम, एक जगह फ्लोएम और एक जगह दिया हुआ है दोनों, तो दोनों होगा इसका ऑप्शन। तीसरा है कि रक्त क्या है। तो मुख्य रूप से रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अब इसमें ऑप्शन में अगर तरल संयोजी उत्तक देता है तब पर भी सही, संयोजी उत्तक देता है तब पर भी सही, अब कुछ नहीं देता है केवल उत्तक भी देता है तो रक्त एक उत्तक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय घिरा होता है। मानव का हृदय किस चीज से घिरा होता है। तो मानव का हृदय जो है पेरिकार्डियम से घिरा होता है, इसको याद रखेंगे आप लोग, पेरिकार्डियम। मनुष्य में श्वेत रक्त कण की जो कोशिका हो जाए, डब्ल्यूबीसी जो होता है, वह उसकी उम्र कितनी होती है, उसकी आयु क्या होता है। तो उसका आयु 12 से 20 दिन होती है, 12 से 20 दिन। जीव के हीमोग्लोबिन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जिन जीवों का रक्त परिसंचरण ओपन रहता है, जो ब्लड सर्कुलेशन का जो वेन है उसका ओपन होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उसमें रक्त तो होते हैं लेकिन उनके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। जैसे मक्खी हो गया, तिलचट्टा हो गया, बिच्छू भी हो सकता है। तो इन जिनमें रक्त परिसंचरण खुला होता है उनमें आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता है।
तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है कि पक्षी, मक्खी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं, तो मक्खी होगा। फिर ये कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। इसका सही उत्तर हीमोग्लोबिन होना चाहिए, लेकिन हमारे जो किताब हमारे सामने है, क्वेश्चन बैंक है, उसमें आपको हीमोग्लोबिन ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आरबीसी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आखिर हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है, तो आरबीसी में पाया जाता है। इसलिए आरबीसी भी कुछ हद तक उत्तर हो सकता है, लेकिन इसका 100% सही उत्तर हीमोग्लोबिन होना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है, दोनों का। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। मतलब रुधिर चाप का मतलब रक्तचाप, जो कि ब्लड प्रेशर आप कहते हैं, वो किस चीज़ से नियंत्रित होता है। तो मानव के शरीर में छः ग्रंथियाँ होती है, 6 गो ग्रंथि होता है, जो कि आपको उसमें 6 ग्रंथि में एक एड्रिनल ग्रंथि होती है, जिसके द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। अभी हमने बताया आपको कि मक्खी में, ककरोच में, बिच्छू में, ये सब चीज़ों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन में आपको है मनुष्य, ककरोच, पौधा, ऊँट, तो आंसर होगा आपका ककरोच। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो आप जानते हैं कि मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 गो निलय होता है, 2 गो आलिंद होता है, दया निलय, बाया निलय, दया आलिंद, बाया आलिंद, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला कहता है स्टोमेटा में खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कोशिका द्वार कोशिका एक होता है, तो स्टोमेटा में द्वार कोशिका वही नियंत्रित करता है। निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है। जीव बहुत से होते हैं, तो आपको बहुत से ऐसे जीव है जिनका धड़कन तेज चलता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर व्हेल मछली है, चूहा है, हाथी है, आदमी है। तो चूहा का, जितना छोटा जीव होगा ना, जितना जीव छोटा होता है उसका धड़कन उतना ही ज़्यादा चलता है। अब बच्चा को ही देख लीजिएगा कि सियाना और बच्चा में धड़कन की जो हार्ट बीट होता है उसमें अंतर होता है। बच्चा का हार्ट बीट ज़्यादा होता है और सियाना का हार्ट बीट कम होता है, तो इसमें चूहा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपको कह रहा है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है। तो फ्लोएम भोजन का करता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। तो रक्त का रंग जो लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक रंजक है, रंग है। फिर कहता है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण हमारे शरीर के पीएच मान का परास कितना होता है। परास का मतलब रेंज का मतलब कि कितना से कितना तक पाया जाता है। तो हमारे शरीर में जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है, 7 से 7.8 के रूप में बीच में। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तचाप को रोकने में मदद करता है। रक्त स्राव को, मतलब ब्लड, जब हमारा हाथ पैर या शरीर का कोई सी भाग जब कट जाता है तो ब्लड को बहने से कौन रोकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त पट्टिकाणु या रक्त बिंबाणु जो होता है, प्लेटलेट्स, उसको प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, ये हमारे रक्त को थक्का जमाते हैं और रक्त को बहने से रोक देते हैं। फिर कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। मतलब पादप में, पेड़ पौधे में जाइलम क्या करता है। तो जल का परिवहन करता है। सीधा आपका उत्तर है कि जल का परिवहन करेगा, जल का वहन करेगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, मतलब कहाँ से होता है। तो पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है, छिद्र होता है, उसी से आपका गैस का आदान प्रदान होता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंपित करता है। कौन करता है भाई। हृदय से, मतलब हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में, मैंने हृदय से निकाल करके और पूरे शरीर में जो भेजता है वो कौन सा, तो निलय होता है। अगर ये कहता कि शरीर से पूरे निकाल कर हृदय में कौन पंपित करता है, कौन खींचता है, तो आलिंद होता। और ये कह रहा है कि हृदय से रक्त को पूरे शरीर में, तो निलय होगा। हार्ट का हमारे हृदय का 4 भाग होता है, 4 बेसन होता है, जिसमें मुख्य रूप से 2 है, आलिंद और निलय है, तो निलय करता है। हार्ट भी अगर
हृदय भी देता है तो ऑप्शन उसका हृदय भी सही होगा। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? हृदय में कौन से यंत्र का रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर को रक्तचाप को मापने के लिए एस्फिग्मोमैनोमीटर एक आपको ब्लड प्रेशर नापने का जो मशीन होता है उसको एस्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ऐसे आपके ऑप्शन में दिया है एस्फाइग्मोमैनोमीटर, वही बात हुआ। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु। इसके बाद आपका है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, मतलब फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम का काम है कि वो भोजन को पूरे पेड़ के शरीर में पहुंचाता है, परिवहन करता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन भी ऑप्शन हो सकता है, भोजन का इसमें आपको दिया हुआ है भोजन संवहन, यानी भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। एक रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, वही बात है, फिर वही बात क्वेश्चन आ गया कि रक्त को थक्का कौन बनाता है? तो रक्त बिंबाणु, रक्त पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। तीनों बात एक ही है, तीनों में से कोई ऑप्शन आएगा, एक ही बात समझा जाएगा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें एक ही कोशिका से सारा क्रिया होता है। तो जब सारा क्रिया एक ही कोशिका से होता है तो आपका उसमें तो कोई अंगे नहीं बना हुआ है, तो उसका विसरण और परासरण दो मुख्य विधि होता है, तो विसरण विधि द्वारा इसका उत्तर होगा। मानव हृदय का औसत प्राकुचन दाब 2 होता है, शीतलन प्राकुचन। तो प्राकुचन आपका 120 mmHg होता है, जो कि एक इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है? तो वाष्प उत्सर्जन तो सभी भागों से होता है, लेकिन मुख्य हमारा पत्ती होता है, पत्तियों से हमारा वाष्प उत्सर्जन होता है। फिर कहता है कि गार्ड कोशिका में कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गार्ड का मतलब सुरक्षा, तो सुरक्षा में जो भीतरी परत होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो दोस्तों 30 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए थे इसमें, और कुछ अति लघुतरीय प्रश्न है उसको भी ऑब्जेक्टिव ही माना जाएगा, उसको भी 1 नंबर का ही माना जाएगा, उसको भी सुन लीजिए। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ में विभक्त होता है? मानव का हृदय 4 प्रकोष्ठों में, दयानिलय, बयानिलय, दया अलिंद, बयान अलिंद 4 प्रकोष्ठों में होता है। डेंगू के रोगों को रक्त में किस प्रकार की घटक की कमी हो जाती है? आजकल का बहुत ही फेमस बात है, आप लोग सुनते होंगे कि उसका प्लेटलेट्स कम हो गया, डेंगू ज्वर होने के कारण उसका प्लेटलेट्स कम हो गया। तो प्लेटलेट्स ही रक्त बिंबाणु जो रक्त को थक्का बनाने वाला होता है उसकी संख्या घटती बढ़ती जाती है आपको डेंगू ज्वर में। पौधे में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों द्वारा, जो रंध्र पौधे में छिद्र पाए जाते हैं उसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि का आदान प्रदान होता है। रक्तचाप की माप किस उपकरण से किया जाता है? तो एस्फिग्मोमैनोमीटर। फिर बता दिया मैं इसको। पौधे में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? मैंने जल का परिवहन तो जाइलम द्वारा होता है। फिर कहता है कि पौधे में रक्त किस प्रकार का उत्तक है? फिर मैंने बताया था कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है, 3 तरह से इसका उत्तर दिया जा सकता है। सबसे शुद्ध उत्तर हो गया कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक 2-3 प्रकार के होते हैं, 9th क्लास में पढ़ना है आपको, लेकिन तरल संयोजी उत्तक है। फिर आप आ जाइए, रक्त को जमने के लिए, थक्का बनाने के लिए रक्त बिंबाणु, पट्टिकाणु जो भी हो। मानव के वहन तंत्र के घटक कौन कौन है? यानी मानव के शरीर में जो परिवहन होता है उसमें कौन कौन अंग रखते हैं? तो बाबू 3 अंग लगते हैं, हृदय, उसके बाद रक्त वाहिनी और रक्त, ये 3 मिलकर हमारे शरीर में पूरे परिवहन का काम करते हैं। अब आइए इसके बाद कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसके भी बारे में हम चर्चा कर देते हैं, जिसको सुनकर भी आप याद कर सकते हैं। लसिका क्या है, इसके कार्यों का वर्णन करें। लसिका क्या है? तो जो ब्लड होता है, ब्लड का हमारे शरीर में जो सर्कुलेशन होता है और 2 कोशिकाओं के बीच में ब्लड का एक रंगहीन, जो कि जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, बिना होमे हीमोग्लोबिन का जो प्लाज्मा होता है वो हमारे 2 कोशिकाओं के बीच में फंस जाता है, उसी का नाम है लसिका। उसका काम है कि हमारे कोशिकाओं को लचीला और मुलायम बनाकर रखता है।
ब्लड का जो भाग होता है, रक्त का ही भाग होता है, जो कि कोशिकाओं में फंस जाता है और उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, वो लाल नहीं होता है, वो आपका रंगहीन होता है, रंगहीन प्लाज्मा होता है, उसी का नाम है लसिका। फिर कहता है कि वाष्प उत्सर्जन एवं स्थानांतरण में क्या अंतर है। तो वाष्प उत्सर्जन अलग चीज़ है, स्थानांतरण अलग चीज़ है। वाष्प उत्सर्जन क्या है? तो वाष्प उत्सर्जन क्या है? तो वाष्प उत्सर्जन का मतलब होता है कि जब सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधे के पत्तियों पर पड़ती है तो उससे जल का वाष्पन होता है, उसी का नाम है वाष्प उत्सर्जन। और स्थानांतरण का मतलब होता है किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। जैसे पेड़ पौधे के जल जो होता है ज़मीन के नीचे पाया जाता है और वह पत्तियों तक पहुंच जाता है, तो ये क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। कहता है कि मानव के परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से, किन्हीं 2 घटकों के कार्य लिखे। तो अभी बताया था कि मानव के परिवहन तंत्र के 3 घटक हैं, रक्त, रक्तवाहिनी और हृदय। तो रक्त और रक्तवाहिनी और हृदय, ये 3 हमारे परिवहन तंत्र हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? मैं बताया था, इसके पहले मैं बताया था कि हीमोग्लोबिन ही आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है। तो जब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन मिल जाता है तो उसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसका नाम होता है जब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन संयोग करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से जब हीमोग्लोबिन संयोग करता है तो उसका नाम हो जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो दोनों में से कोई पूछे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूछे या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पूछे। कहता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो सीधा सीधी अंतर तो है, अंतर तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो परिभाषा मात्र से भी लिखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा कि जाइलम द्वारा पूरे पेड़ पौधे में जल का स्थानांतरण होता है और फ्लोएम द्वारा पेड़ पौधे में भोजन का स्थानांतरण होता है। फिर कहता है कि पादप में भोजन का स्थान कैसे होता है। तो जाइलम फ्लोएम द्वारा ही फ्लोएम द्वारा ही आपका भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम ही है, कैसी न लिखा है। परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते थे? परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि जो मेरा रक्त है, जो परिवहन है, परिवहन में जो भाग, जो संरचना भाग लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं परिसंचरण तंत्र। तो मानव का परिसंचरण तंत्र में 3 भाग है, हृदय, रक्त और रक्तवाहिनी। एक ही बात को कई तरह से परीक्षा में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। फिर कहता है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो पौधों के रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जाता है। फिर कहता है कि रक्त और लसिका में क्या अंतर है। तो मैंने बता दिया कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, रंग उसका लाल होता है, उसमें WBC होता है, RBC होता है, प्रोटीन होता है, सब चीज़ होता है। लेकिन लसिका हीमोग्लोबिन विहीन एक प्लाज्मा है जो कोशिकाओं के बीच में फंसा रहता है। इसके बाद कहता है कि रक्त का द्विगुण परिवहन, द्विगुण माने 2 गुण। तो द्विगुण परिवहन का मतलब होता है कि रक्त हमारे पूरे शरीर से निकलकर हृदय में जाती है और हृदय से निकलकर पूरे शरीर में जाती है। तो द्विगुण हो गया, एक आना एक जाना, तो इसी को कहा जाता है रक्त का द्विगुण परिवहन। फिर कहता है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो धमनी और शिरा दोनों रक्तवाहिनी है। तो धमनी से शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जो शुद्ध रक्त होता है वो धमनी से प्रवाहित होता है, और जो अशुद्ध रक्त होता है वो शिरा से प्रवाहित होता है। रक्त को जमने में रक्त पट्टिकाणु की क्या भूमिका है। तो रक्त की जमने में रक्त पट्टिकाणु रक्त को जमा करके थक्का बना देता है। कटे फटे स्थानों के मुंह पर जाकर वह जाकर जम जाता है, जम जाने के कारण रक्त को बहना बंद हो जाता है। उसके बाद कहता है कि मनुष्य, क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन रक्त में जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिल जाता है और मिल करके उसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और इसी प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता रहता है। धमनी शिरा में अंतर हमने बता दिया आपको कि धमनी से शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और शिरा से अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। रक्त क्या है, इसके घटकों का वर्णन करें। यानी रक्त क्या है, मुख्य रूप से आपको रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कई बार बताया कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का घटक ये होता है कि रक्त में 2 भाग होते हैं, ठोस भाग होते हैं और प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। पूरे रक्त की आयतन का 55% प्लाज्मा होता है और 45% ठोस होता है। तो 55% प्लाज्मा में आपको
90% जो होता है वो आपका जल होता है, बाकी ये 7% प्रोटीन होता है। उसके बाद कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ उसमें मिले होते हैं, और 45% जो ठोस होता है उसमें 3 होते हैं, WBC, RBC और रक्त पट्टिकाणु। इन 3 को मिलाकर यानी ब्लड का 2 भाग, ठोस और प्लाज्मा और ठोस दोनों का मैं अलग अलग कर दिया। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पौधों के लिए क्यों महत्व है? वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पौधों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जब तक वाष्प उत्सर्जन होगा नहीं तब तक पौधे द्वारा जल का स्थानांतरण होगा नहीं, क्योंकि वाष्प उत्सर्जन होना बहुत ज़रूरी है। वाष्प उत्सर्जन के कारण ही हमारा जल जमीन से जो जल का खींच करके और पूरे वातावरण में भेजा जाता है, जिसके कारण हमारा वर्षा होता है, ओस पड़ता है, ये सब होता है। मनुष्य के दोहरे रक्त परिसंचरण की व्याख्या करते कीजिए तथा इसके महत्व पर कहा जा रहे। वही द्विगुण परिवहन जो होता है उसी को हम लोग दोहरे परिसंचरण कहते हैं। तो दोस्तों, अब तक के जितने परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके थे उन सभी प्रश्नों को मैं एक एक करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका उत्तर हमने बता दिया। अब आप लोग क्या करेंगे कि इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, या बार बार इसको सुनकर जितनी बार वीडियो को देखेंगे आपके मस्तिष्क में इसका जो है स्मरण बार बार होगा, तो आपको सभी क्वेश्चन सब मैट्रिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका कुछ ही टॉपिक है जो उसकी बार बार उठाया जाता है, उसी को तरह तरह के बात को घुमा कर के तरह तरह से तरीका से उसको पूछा जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख करके बहुत अपने मैट्रिक की परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाएंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। अगर किसी प्रकार का कुछ आपको कमी ज़्यादा समझ आता है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूसरे जो 2 वीडियो मैं बना दिया हूं उसका लिंक भी दे देता हूं। अगर आप लोगों को दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। धन्यवाद।